नमस्कार। आज के इस वीडियो में भारतीय बैंकिंग प्रणाली की वर्तमान स्थिति की बात करेंगे। कौन कौन सी चीज़ें अभी इसको रोक रही हैं उसकी बात करेंगे, कैसे आगे बढ़ सकता है इसकी बात करेंगे। पूरा मेंस पे बेस्ड टॉपिक है। अगर ऐसा कुछ आता है बैंकिंग से, बहुत अच्छा आंसर राइटिंग आप कर सकते हैं इसमें। बहुत इजीली पॉइंट बाय पॉइंट जान लेते हैं सारे टॉपिक्स के बारे में। प्रीलिम्स में भी कहीं ना कहीं कुछ फैक्ट्स हो सकते हैं। चलिए, भारतीय बैंकिंग व्यवस्था की वर्तमान स्थिति के बारे में अगर जानें तो इसका जो वर्तमान बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है, बहुत समय पहले भारतीय ऋणदाताओं को खराब ऋणों के साथ एक गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ा, जिससे तनावग्रस्त परिसंपत्तियों में वृद्धि हुई। सरकारी स्वामित्व वाले बैंक विशेष रूप से प्रभावित हुए, जिनका सफल एनपीए जो था 14.6% तक पहुंच गया। इन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए सरकार और आरबीआई ने 4R रणनीति लागू की। एनपीए को पारदर्शी तरीके से पहचानना, समाधान और वसूली, पीएसबी का पुनर्पूंजीकरण और वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार था। लगभग एक दशक तक सरकारी और खराब ऋण के मुद्दे से जूझने के बाद भारतीय बैंकिंग प्रणाली ने 2023 में एक उल्लेखनीय बदलाव का अनुभव किया। यहाँ पर जो मुख्य एक बात है वो ये है कि सरकारी स्वामित्व वाले बैंक जो है इससे काफ़ी प्रभावित हुए थे, मगर फिर 2023 के बाद जो है काफ़ी ज़्यादा बदलाव, यानी एक पॉजिटिव चेंज हमको यहाँ पर देखने को मिलता है ना। साथ ही बात करें अगर थोड़ा सा और, तो एक है चीज़ लाभप्रदता और परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार। वर्तमान स्थिति की बात करें, वित्तीय वर्ष 2023-24 आप कह सकते हैं, इसमें भारत में बैंकों के सकल एनपीए अनुपात 4.41% तक गिर गया, जो मार्च 2015 के बाद काफ़ी कम था, अब सबसे कम था। संचयी रूप से पीएसबी ने लाभ में 1 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया। आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार पूंजी से जोखिम भारित संपत्ति अनुपात जो है 16.8% से मजबूत स्तर पर था, जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों है ना, जो अनुसूचित वाणिज्य बैंक हैं उनको मजबूत वित्तीय स्थिति का संकेत देता है। ये भारतीय बैंकों की अच्छी वित्तीय सेहत को रेखांकित करता है, जो संभावित जोखिमों को अवशोषित करने और वित्तीय प्रणाली में स्थिरता बनाए रखने की उनकी जो क्षमता है इस पर सकारात्मक रूप से प्रतिबिंबित होता है। नीतिगत सुधार और वित्तीय अनुशासन की अगर बात करें तो पिछले 8 वर्षों में पेश किए गए सुधारों में क्रेडिट अनुशासन, जिम्मेदार उधार, बेहतर शासन और प्रौद्योगिकी को अपनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी अच्छा रहेगा इनके बारे में यदि आप लोग पढ़ते हैं तो। आगे बढ़ते हैं। फिर है मजबूत वित्तीय संकेतक। ये अभी वर्तमान पृष्ठभूमि की ही बात चल रही है, तो बैंकों में मजबूत तरलता स्तर देखने को मिलता है ना, जिसे उधार देने के लिए उपलब्ध धन से मापा जाता है। आरबीआई के सहूलियत वापस लेने के जो हालिया मौद्रिक रुख के बावजूद बैंक न्यूनतम आवश्यकता से कम 20% तक अधिक तरलता कवरेज अनुपात बनाए रखते हैं, ठीक है। और इसके अतिरिक्त एसबीआई, पीएनबी और यूनियन बैंक सहित प्रमुख बैंक तो 72% से कम क्रेडिट डिपॉजिट अनुपात के साथ लंबे समय तक उच्च उधार देने की क्षमता प्रदर्शित करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। तो ये हमारी वर्तमान स्थिति है, जो ऋण के मामले में काफ़ी सुधार हुआ, जो पहले बहुत बेकार था। फिर अगली जो हमारी जानकारी है वो है कि आखिर क्या ऐसी बाधाएं हैं, कौन कौन से ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, कौन कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं जो बैंकिंग सेक्टर में हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। पहला, बुनियादी ढांचे और पूंजी निवेश का जोखिम। आगामी बुनियादी ढांचे और पूंजी निवेशों के लिए बैंक ऋण विशेष रूप से राज्य सरकार की संस्थाओं से जुड़े राज्य के वित्त के तनाव के कारण चूक का जोखिम पैदा करते हैं। बैंकों को सलाह दी जाती है कि वे अलग अलग राज्यों के राजकोषीय वित्तीय आकलन के आधार पर आंतरिक जोखिम सीमाएं निर्धारित करें। शेयर बाजार और खुदरा जोखिम भी यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट है। धन का भ्रम पैदा करने वाला प्रतीत होने वाला शेयर बाजार खुदरा जोखिमों के लिए जोखिम प्रस्तुत करता है। विभिन्न क्षेत्रों में बढ़े हुए डीमैट खाते और उच्च पीई अनुपात इस जोखिम के संकेतक हैं। इस उभरते जोखिम को दूर करने के लिए खुदरा पोर्टफोलियो पर एकीकृत पर्यवेक्षण और कठोर तनाव परीक्षण की सिफारिश की जाती है। यहाँ पर काफ़ी ये इम्पोर्टेंट जानकारी है ना। कहीं ना कहीं एक चीज़ हमको देखने को ये ज़रूर मिल रही है यहाँ पर कि जोखिम काफ़ी है। फिर
परस्पर जुड़े ऋण और शासन संबंधी चुनौतियाँ। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई परस्पर जुड़े ऋण जो हैं और ढीले शासन मानदंडों के कारण डिफ़ॉल्ट की संभावना एक बड़ी चुनौती बन जाती है। केंद्रित जोखिम निगरानी आवश्यक है। इस बात पर बल देते हुए विनियमन अच्छे शासन का विकल्प नहीं हो सकता। पुनः वैश्वीकृत दुनिया में SME चुनौतियाँ। विश्व का पुनः वैश्वीकरण और भू राजनीतिक बदलाव छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों के लिए चुनौती बन सकते हैं, खासकर मुक्त व्यापार समझौतों और क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं के संदर्भ में। बैंकों को नकदी प्रवाह में संभावित व्यवधानों पर विचार करते हुए SME के लिए संभावित जोखिमों का सावधानीपूर्वक आकलन और तैयारी के लिए आवश्यकता है तैयारी करने की। फिर कैसे मजबूत किया जा सकता है, तो आप बाधाओं को समझ के भी बोल सकते हैं, मगर कुछ जो बातें हैं उसके साथ में बड़े बैंकों का निर्माण। नरसिम्हम समिति की एक रिपोर्ट थी 1991 में। इसने भारत में विदेशी बैंकों के अलावा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौजूदगी वाले 3 या 4 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों के महत्व को रेखांकित किया था। दूसरे स्तर में कई मध्यम आकार के बैंक शामिल हो सकते हैं, है ना, जिसमें विशिष्ट संस्थान शामिल हैं जिनकी अर्थव्यवस्था में व्यापक मौजूदगी हो, है ना। इन सुझावों के अनुरूप सरकार ने पहले ही कुछ सार्वजनिक बैंकों को समेकित कर दिया है और विकास वित्त संस्थान और बेड बैंक जैसी संस्थाएं स्थापित करने के लिए कदम उठाए हैं। फिर है विभेदित बैंकों की आवश्यकता। देखिए, सार्वभौमिक बैंकिंग दृष्टिकोण को आमतौर पर पसंद किया जाता है। विविध ग्राहकों और उधारकर्ताओं की अनूठी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अलग बैंकिंग संस्थाओं की मांग है। अनिवार्य रूप से ये विशेष बैंक खुदरा, कृषि और MSME जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में वित्तीय पहुंच की सुविधा प्रदान करेंगे, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे जो विभेदित बैंक है इनकी भी काफ़ी आवश्यकता डेफिनेटली है। फिर आ जाता है ब्लॉकचेन बैंकिंग। ये हमारी एक बहुत बढ़िया टर्म है फॉर द प्रीलिम्स एज वेल एज डेफिनेटली मेंस के लिए भी। तो जोखिम प्रबंधन को बेहतर बनाया जा सकता है और नियो बैंकों के पास डिजिटल वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने और महत्वाकांक्षी और उभरते भारत को बढ़ते विकास का समर्थन करने के लिए इस तकनीक का उपयोग करने का अवसर है। भारतीय बैंकिंग के क्षेत्र में ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों के कार्यान्वयन में विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण की सुविधा प्रदान करने की क्षमता है, जिससे बैंकों पर निगरानी और नियंत्रण अधिक सुव्यवस्थित हो जाता है। नैतिक जोखिम को संबोधित करना। अब तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विफल होने की घटना दुर्लभ रही है, जिसका मुख्य कारण छिपी हुई संप्रभु गारंटी है जो जनता में अधिक विश्वास पैदा करती है। फिर भी सार्वजनिक बैंकों का चल रहा निजीकरण इस आश्वासन को चुनौती देता है ना। परिणाम स्वरूप बैंकिंग सुधारों की आगामी लहर को व्यक्तिगत जमा, बीमा और कुशल व्यवस्थित समाधान तंत्र की आवश्यकता पर जोर देना चाहिए। इसका उद्देश्य नैतिक जोखिम और प्रणालीगत जोखिमों को कम करना है, जिससे सार्वजनिक खजाने का वित्तीय बोझ कम से कम हो। बाकी ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। अपन मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसी ढेर सारी जानकारी के साथ। सपोर्ट अपना बनाए रखिए, ठीक है जी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।